नमस्कार दोस्तों, मैं रामलाल जांगीर स्वागत कर रहा हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नैनो अकेडमी पे। दोस्तों, आज अपन ज्योग्राफी का सेकंड वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले अपने सिलेबस के बारे में विश्लेषण किया था और इसके अलावा अपन इतिहास विषय की सीरीज हल कर रहे हैं और उसमें कक्षा 12th का आरबीएसई सिलेबस है, उसका पहला अध्याय अपन पूर्ण कर चुके हैं और दूसरे अध्याय के वीडियो भी जल्द उपलब्ध होंगे। इसके साथ अपन ज्योग्राफी को भी पढ़ते रहेंगे और ज्योग्राफी एक सरल और नंबरिक सब्जेक्ट है। अब और प्रैक्टिकल के बाद में कुछ है कि 55-56 अंक का पेपर होता है और उसमें भी अंक लाने बहुत मुश्किल काम होता है। यदि विद्यार्थी इसमें अच्छी मेहनत कर ले थोड़ी, तो ये नंबरिकल सब्जेक्ट और अच्छे परसेंटेज बना सकता है। तो अपना पहला पार्ट है जिसमें मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र जिनकी हेडिंग है। और इसमें दोस्तों अपन पढ़ेंगे क्या, अति महत्वपूर्ण है। इसके सिलेबस विश्लेषण के बारे में अपन अध्ययन कर चुके हैं। इसमें दोस्तों अपन पढ़ेंगे मानव भूगोल की जो परिभाषा है उसके बारे में और इसके साथ साथ में प्रकृति, विषय क्षेत्र, इनके बारे में अपन व्यवस्थित तरीके से जानकारी है वो प्राप्त करेंगे। तो मानव भूगोल क्या है, परिभाषा, प्रकृति और विषय क्षेत्र। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पर कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि इससे वीडियो अपने दोस्तों तक भी आगे यूट्यूब है वो शेयर करेगा और मुझे भी फायदा होगा और आपको भी। यदि आप ज़्यादा लाइक और कमेंट करेंगे तो ही मैं वीडियो बना पाऊंगा। तो आप भी मुझे सपोर्ट कीजिए और मैं आपके लिए वीडियो उपलब्ध करवाता रहूँगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की अपने मानव भूगोल की प्रकृति व विषय क्षेत्र। मानव भूगोल क्या है, इनका अर्थ और परिभाषा के बारे में समझ लेते हैं। एक प्रश्न पूछा जाएगा, छोटा प्रश्न लाइन भी आ सकती है, तो कैसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, आपको तैयार रहना है। मानव भूगोल को भूगोल की आधारभूत शाखा माना गया है। मानव भूगोल को भूगोल की क्या माना गया है, आधारभूत शाखा माना गया। भूगोल है उसकी जो मानव भूगोल है, भूगोल की क्या है, मानव भूगोल शाखा है एक, और इसे कैसा शाखा माना गया है, आधारभूत शाखा। अब देखिए, कोई तना होता है या फिर कोई पेड़ होता है तो उसका आधार क्या होता है, तना होता है। इसी प्रकार भूगोल जो विषय है, भूगोल विषय है, इनमें और भी बहुत सारी भूगोल की शाखाएं हैं। मानव भूगोल की तरह और भी शाखाएं हैं। तो उन शाखाओं को छोड़ करके जो मानव भूगोल है, भूगोल में जो मानव भूगोल है, उस भूगोल को क्या माना गया, आधार माना गया है। जिस प्रकार एक पेड़ में तना होता है, वो पूरे पेड़ का क्या होता है, आधार होता है, उसी प्रकार भूगोल का आधार किसे माना गया है, मानव भूगोल को। यह भी एक क्या है, शाखा है, इसे भूगोल का आधार माना गया है। भूगोल क्षेत्र वर्णनीय विज्ञान है जिसमें क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल कैसा विज्ञान है, वर्णनीय यानी वर्णन किया जाता है और इसमें क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में किसका अध्ययन किया जाता है, तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। भूगोल एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में समाकलनात्मक, आनुभविक एवं व्यवहारिक है। समाकल्पिक और अनुभविक और व्यवहारिक है। भूगोल एक अध्ययन के क्षेत्र में, अध्ययन के रूप में समाकलनात्मक, अनुभविक और कैसा है, व्यवहारिक है। जिसमें किसी घटना का, अब देखिए कैसे है, तो देखिए जिसमें किसी घटना का स्थान व समय के संदर्भ में भौगोलिक ढंग से अध्ययन किया जाता है। अब देखिए इसमें किसी एक तो स्थान और समय, इनके संदर्भ में, स्थान और समय के संदर्भ में भौगोलिक ढंग से, किसके ढंग से, भौगोलिक ढंग से क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। भूगोल पृथ्वी को मानव का घर समझते हुए, अब देखिए भूगोल है वो पृथ्वी को क्या समझता है, मानव का घर समझता है। तो भूगोल पृथ्वी को घर समझते हुए उन सभी तथ्यों का अध्ययन करता है। भूगोल पृथ्वी को क्या समझता है, मानव का घर समझता है और उन सभी तथ्यों का अध्ययन करता है जिन्होंने मानव को पोषित किया है, जिन्होंने क्या किया, मानव को पोषित किया है। इसमें प्रकृति व मानव के अध्ययन पर जोर दिया गया है। अब भूगोल विषय में किस पर जोर दिया गया, प्रकृति और मानव के अध्ययन पर जोर दिया गया और ये सभी या फिर ये दोनों अविभाज्य तत्व है, दोनों अविभाज्य तत्व यानी प्रकृति और मानव। अब ये दोनों क्या है, अविभाज्य तत्व है और इन्हें समग्रता में देखा जाना चाहिए। किनको, प्रकृति और मानव को, ये दोनों अविभाज्य तत्व है और ये दोनों एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है। अपन भी क्या है, प्रकृति और मानव एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है। प्रकृति के बिना मानव चल नहीं सकता और मानव के बिना प्रकृति चल ही सकती है, लेकिन एक दूसरे पर ज्यादातर निर्भर है। इन दोनों आधारभूत घटकों से संबंधित भूगोल की क्रमशः दो अलग अलग शाखाएं विकसित हुई। अब देखिए ये दो तत्व है, इन दोनों तत्वों के आधार पर भूगोल की दो क्रमशः अलग अलग शाखाएं विकसित हुई। पहली भूगोल की शाखा कौन सी है, भौतिक भूगोल, और दूसरी शाखा कौन सी है, मानव भूगोल। ये प्रश्न आ सकता है, पहला प्रश्न यहां से बन रहा है आपका।
भूगोल की दो शाखाएं कौन कौन सी है, अलग अलग शाखाएं विकसित हुई, एक तो भौतिक भूगोल और दूसरी कौन सी है, मानव भूगोल। भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करती है। आप साथ में नोटबुक लेकर के बैठ गए होंगे तो उनमें उन पर भी लिखते जाइएगा। अब भौतिक भूगोल किसे कहते हैं और मानव भूगोल किसे कहते हैं। पहला तो प्रश्न बन गया दोस्तों आपका, भूगोल की दो शाखाएं कौन कौन सी है। तो पहली शाखा कौन सी है, भौतिक भूगोल, और उसके बाद में मानव भूगोल। अब इससे आगे अपन पढ़ेंगे तो भौतिक भूगोल कहते हैं किसे और भौतिक भूगोल किसे कहते हैं। देखिए भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है। भौतिक भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है, भौतिक पर्यावरण का। अब मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच संबंध, मानवीय परिघटनाओं के स्थानिक वितरण एवं संसार के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। अब देखिए भौतिक भूगोल के बारे में तो क्या हुआ, ये भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है। और मानव भूगोल क्या है, तो भौतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच में, भौतिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच में मानवीय परिघटनाएं होती है, जो उसकी स्थानिक वितरण एवं संसार के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का क्या है, अध्ययन करता है। ये कौन करता है, मानव भूगोल करता है। तो मानव भूगोल की परिभाषा कहां से प्रारंभ होती है, यहां से लगा करके यहां तक की परिभाषा किसकी है, मानव भूगोल की। एक बार पुनः समझ लीजिए, मानव भूगोल है वो किसके बारे में, भौतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच में संबंध ज्ञात करता है। और इसके साथ साथ में जो पूरे विश्व में मानवीय परिघटनाएं होती है और उनका स्थानिक वितरण और संसार के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में मानव भूगोल मानव वर्गों और उनके वातावरण की शक्तियों। अब दूसरे शब्दों में अपन समझे, पहला तो हो गया परिभाषा के रूप में समझ लिया, अब दूसरे शब्दों में सरल भाषा में अपन समझे। मानव भूगोल है वो मानव वर्गों और उनके वातावरण की शक्तियां, मानव के वर्ग और वातावरण की शक्तियां, प्रभाव तथा प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक कार्यात्मक संबंधों का प्रादेशिक आधार पर किया जाने वाला अध्ययन है। किसके बारे में, पुनः समझिए, मानव भूगोल मानव वर्गों तथा उनके वातावरण की शक्तियों, प्रभावों, प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक कार्यात्मक संबंधों का प्रादेशिक आधार पर किया जाने वाला क्या है, अध्ययन है। कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से मानव भूगोल को निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। मानव भूगोल में मानवीय तथ्यों का अध्ययन आता है और ये मानव पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों को बताता है। ये कविता की कुछ दो लाइन है। तो मानव भूगोल में किसका अध्ययन आता है, मानवीय तथ्यों का, और ये मानव और पर्यावरण के मध्य क्या करता है, अंतर संबंधों को बताता है। तो ये हो गया मानव भूगोल और भौतिक भूगोल, इनके बीच में संबंध और इनकी परिभाषा। कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यवसाय किए जो जाते हैं, कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यवसाय किए जो जाते हैं, परिवहन, संचार और व्यापार इसके अंतर्गत आते हैं। यानी कि मानव भूगोल के बारे में कविता की 4 लाइनें प्रस्तुत की थी, इसमें पूरी जानकारी दे दी। अब देखिए मानव भूगोल का प्रादुर्भाव और विकास मुख्यतः 18वीं शताब्दी से माना जाता है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि मानव भूगोल का प्रादुर्भाव और विकास मुख्यतः कहां से होता है, कौन सी शताब्दी से होता है। तो 18वीं शताब्दी से मुख्यतः माना जाता है। समय के साथ मानव वातावरण संबंधों में आए बदलाव को ध्यान में रखते हुए कई विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से मानव भूगोल की परिभाषा दी है। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं अग्रलिखित है। अब देखिए जो मानव भूगोल का प्रादुर्भाव हुआ है और विकास हुआ है वो मुख्यतः कहां से माना जाता है, कब से माना जाता है, कौन सी शताब्दी से माना जाता है। तो ये 18वीं शताब्दी से माना जाता है। और इसके साथ में ही समय के साथ में मानव और वातावरण के संबंध में क्या आए, बदलाव आए, धीरे धीरे परिवर्तन हुए। और इन परिवर्तनों और बदलावों के साथ में अनेकों विद्वानों ने, कई विद्वानों ने अलग अलग प्रकार की परिभाषाएं दी हैं। तो कुछ परिभाषाएं यहां आप लिखी हुई है, इन्हें अपन पढ़ेंगे। तो देखिए आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता जर्मन भूगोलवेता, जो आधुनिक मानव भूगोल है, इनके जन्मदाता जर्मन भूगोलवेता फ्रेडरिक रेटजेल, आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता। अंडरलाइन कर लीजिएगा, आप भी अपने किताब में पास में लेकर के बैठे होंगे तो प्रश्न पूछा जा सकता है, छोटा प्रश्न। मानव भूगोल, अब ये परिभाषा दे रहे हैं रेटजेल, ये कह रहे हैं कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच में संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच में कैसा अध्ययन है, संश्लेषित अध्ययन है। संबंधों का संश्लेषण करके इनका अध्ययन करता है। वो किसने कहा था, रेटजेल ने। अब रेटजेल ने ये परिभाषा अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में दी है। और इनकी पुस्तक, प्रश्न पूछा जा सकता है कि रेटजेल की जो पुस्तक है एंथ्रोपोजियोग्राफी, इनके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उन्होंने पार्थिव एकता पर जोर देते हुए मानव के क्रियाकलापों पर वातावरण के प्रभाव का क्या किया, वर्णन किया।
रेड जेल की शिष्या वो प्रसिद्ध अमेरिकन भूगोलवेता, अब ये रेड जेल की शिष्या आती है और अमेरिकन भूगोलवेता भी है ये, तो ये एलन सैंपल के अनुसार मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। अब ये क्या कह रही है, मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का क्या है, अध्ययन है। ये कह रही है रेड जेल की शिष्या अमेरिकन भूगोलवेता एलन सैंपल। अब एलन सैंपल नीतिवाद की कट्टर समर्थक थी। अब ये एलन सैंपल किसकी समर्थक थी, नीतिवाद की, तथापि उनकी परिभाषा अन्य नीतिवादियों की अपेक्षा अधिक विस्तृत है। तथापि ये नीतिवाद की समर्थक तो थी, लेकिन अन्य जो नीतिवाद है उनकी अपेक्षा इनकी जो परिभाषा है वो विस्तृत है। मानव अपने विकास की प्राथमिक अवस्था प्रारंभ से ही सक्रिय रहा है। मानव अपने विकास की प्राथमिक अवस्था से ही क्या रहा है, सक्रिय रहा है, और उसके समस्त क्रियाकलापों का प्रभाव वातावरण पर है वो पड़ता है। मानव की जो प्रारंभिक अवस्था यानी कि जब मानव की उत्पत्ति हुई थी वहां से लगा करके मानव कैसा था, क्रियाशीलता क्रियाकलापों में लिप्त था, पत्थर के औजार बनाए, अनेकों प्रकार की जो भी क्रिया गतिविधि की है वो पर्यावरण पर ही निर्भर रहा था। और विकास की प्राथमिक अवस्था थी वहां से, या फिर विकास की प्राथमिक अवस्था से ही अब मानव अपन ऐसे भी मान सकते हैं कि व्यक्ति जन्म से भी लगाकर, और मानव सभ्यता की विकास की प्राथमिक अवस्था वहां से भी मान सकते हैं, तो भी एक सक्रिय रहा था। और जन्म से भी मानव का जो विकास की अवस्था है वहां से माने तो भी वो किस पर निर्भर रहता है, ज्यादातर पर्यावरण पर निर्भर रहता है। तो उसके समस्त क्रियाकलापों का प्रभाव किस पर पड़ता है, वातावरण पर प्रभाव है जो कि पड़ता है। अब इसके साथ साथ में विडाल ला ब्लास एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी मानव भूगोलवेता थे। विडाल ला डी ब्रांस जो कि प्रसिद्ध मानव भूगोलवेता थे। विडाल डी ब्लास जो कि प्रसिद्ध मानव भूगोलवेता थे। अब ये क्या कर रहे हैं, तो देखिए इनके बारे में देख लीजिए, जिन्होंने संभववाद की नींव रखी। जिन्होंने किसकी नींव रखी, संभववाद की। उनके अनुसार मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों को एक नया विचार, ये कह रहे हैं कि मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों को एक नया विचार देता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान शामिल है। डिकेन और पीट्स ये क्या कह रहे हैं, इनकी भी परिभाषाएं दोस्तों आप साथ साथ में लिखते जाना, क्योंकि ये परिभाषाएं ऐसी ही आपको लिखनी होगी। अब ये क्या कह रहे हैं, मानव और उसके कार्यों को समाविष्ट किया है। सारांश परिभाषा, ऊपर जो जितने भी परिभाषाएं उनकी सभी का सारांश आप देख लीजिए। मानव भूगोल वो विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में मानव समूहों के प्राकृतिक व सांस्कृतिक वातावरण की शक्तियों, प्रभावों व प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक संबंधों और स्थानिक संगठन का अध्ययन मानवीय प्रगति के उद्देश्यों से प्रादेशिक आधार पर किया जाता है। ये कि हालांकि जो ऊपर परिभाषा दे रखी है इन सभी का सारांश यहाँ पे दे रखा है। इन सभी परिभाषाओं को साथ में मिलाकर के सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि मानव भूगोल की परिभाषा है जो कि आप दीजिए, तो ये परिभाषा आपको लिखनी है। और यदि नाम पूछा जाए किसी विद्वान का, तो उस विद्वान के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा क्या है, तो फिर उसके अनुसार आपको परिभाषा लिखनी है। लेकिन यदि मानव भूगोल की परिभाषा पूछी जाए तो आपको क्या लिखनी है, मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में, अब पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों यानी पूरे संसार में मानव समूह यानी कि अपना इंडिया में है मान सकते हैं, राजस्थान में मान सकते हैं, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, जहां कहीं भी मानव समूह यानी मानव समाज रहता है, और मानव समूह के प्राकृतिक व सांस्कृतिक वातावरण की शक्तियां और उन पर प्रभाव प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक संबंधों और स्थानिक संगठन का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है, मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। तो ये परिभाषा आपको लिखनी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मानव भूगोल की जो प्रकृति है वो कैसी है। मानव भूगोल की परिभाषा के बारे में हो गया। सार्वभौमिक परिभाषा भी अपने पढ़ ली, अनेकों विद्वानों कई विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषा उनको भी पढ़ लिया। अब मानव भूगोल की प्रकृति है जो कि कैसी है इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो प्रसिद्ध भूगोलवेता जीन ब्रूस के अनुसार दोस्तों प्रश्न पूछा जाएगा, बड़ा प्रश्न पूछा जाएगा। हालांकि अपने 56 नंबर का पेपर होगा, लेकिन 56 नंबर पेपर में भी बड़ा प्रश्न पूछा जाएगा। तो जो बड़े दूसरे एग्जामों में मान लिया 6 नंबर का प्रश्न होता है, तो यहाँ अपने 4 नंबर का होगा, लेकिन यह भी परसेंटेज में अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी 44 नंबर का जो प्रैक्टिकल होगा, मान लिया 44 में से 44 वहां आ गए और इसमें 56 में से 56 नंबर आ गए, तो 100 अंक भी प्राप्त कर सकते हो। ज्योग्राफी में आते भी है, ज्योग्राफी में 100 में से 100 भी आते हैं। मेरे 99 अंक है, 1 नंबर कम आया था।
कारण क्या था कि जो यहाँ भूगोल की जो ये आपके तो अभी आरबीसी का कोर्स है, मेरे समय उस समय जो अपने ज्योग्राफी थी वो एनसीईआरटी की थी और भूगोल की शाखा के बारे में प्रश्न पूछ लिया गया था, जो कि हमने छोड़ दिया था कि ये प्रश्न आने लायक नहीं है, लेकिन लाइन उठा दी थी सीधे, तो 1 नंबर का प्रश्न है जो कि गलत हो गया था। तो आप भी प्रत्येक लाइन में से पढ़ी, इसलिए मैं आपको किताब का अध्ययन करवा रहा हूं, क्योंकि गलतियां अक्सर कहां होती है, प्रश्न कहां से पूछा जाता है, प्रत्येक लाइन में से प्रश्न पूछा जाता है, कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पीपीटी और बोर्ड पर पढ़ाने से कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि लाइव क्लास में पढ़ाइए। अब दोस्तों लाइव क्लास में तो मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन लाइव क्लास में क्या होगा, पूरे पार्ट में से पूरी लाइनें थोड़ी पढ़ाई जाएगी, और प्रश्न कहां से बनेगा, वहीं से बनेगा। फिर आप कहोगे यार वहां हमने सर ने तो हमने ये पढ़ाया, और आप उस हिसाब से आपके दिमाग में मेमोरी वो सेट हो जाएगी कि इतना इतना इस पार्ट में है। लेकिन दोस्तों हम लाइव क्लास में पढ़ाते हैं तो फिर क्या होता है, बेसिक क्लास से बाहर की जानकारी बहुत सारी बता देते हैं, क्लास के बाहर की जानकारी जो कि आपके पेपर में आने लायक है, और वो तो कम ही आपके सामने आती है, लेकिन बाहर की जानकारी हमारे पास में जो तथ्य हैं, जानकारियां हैं, वो अतिरिक्त जानकारियां जो कि भूगोल में शामिल हो जाती है, तो वो जानकारी ज्यादा बताता है। इसलिए इनसे बचने के लिए मैंने किताब का ही अध्ययन करवाना अच्छा समझा है, क्योंकि इन्हीं में से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और आप भी सेटिस्फाइड होंगे कि हाँ सर ने किताब पढ़ी और किताब में से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो समझ में नहीं आए तो भी मुझे बता देना, मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगा, लेकिन किताब को ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि काफी सारे वीडियो मैंने पीपीटी के माध्यम से भी पढ़ाए हैं, लेकिन उसमें यह बात रहती है कि कुछ प्रश्न छूट जाते हैं, कुछ लाइनें छूट जाती है जो कि परीक्षा में आने लायक है। तो इसलिए आप किताब का अध्ययन कीजिए, साथ साथ में नोट्स बनाते जाइए, समझिए, अच्छे तरीके से समझिए, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट करके पूछिए, और भी समझ में नहीं आए तो यदि मेरा वीडियो भी समझ नहीं आया, मैं ये नहीं कहता कि मेरे वीडियो भी देखिए आप, अन्य टीचर भी बहुत सारे हैं, आपको यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे, अच्छे से अच्छे क्वालिटी वाले टीचर मिल जाएंगे, उनसे भी पढ़िए, अच्छी मेहनत कीजिए, तब जाकर के आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब देखिए भूगोल की जो मानव भूगोल की प्रकृति है उसके बारे में देख लेते हैं। तो प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता जीन ब्रूस के अनुसार जिस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से, अब देखिए जीन ब्रूस कहते हैं कि अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से, भूगर्भ शास्त्र का संबंध चट्टानों से, वनस्पति शास्त्र का संबंध पौधों से, और मानवाचार विज्ञान का संबंध जातियों से, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है दोस्तों, एग्जामिनर पेपर बनाता है, वो कैसे बनाता है पेपर, आपके पास में कुछ विद्यार्थी कहते हैं हमारे पास में पासबुक्स वगैरह ये है वो है, दोस्तों जब पेपर बनता है तो वो साइड में रखते हैं सब, केवल किताब में से ही पेपर बनता है। अब एग्जामिनर जो कमेटी बैठती है पेपर निर्माण करती है, वो किताब में से ही प्रश्न पूछेंगे और कहीं से भी पूछा जा सकता है, लाइन भी उठाई जा सकती है। ऐसा नहीं कि आपके पास में ये मार्केट में उपलब्ध होने वाली 4-5 किताबें, उनके जो पीछे प्रश्न दे रखे उन्हीं में से प्रश्न आएंगे, ये गलत बात है। तथा इतिहास का संबंध समय से है, इतिहास का संबंध किससे है, समय से है। यह भी आपने पढ़ा होगा, इतिहास आपके प्रमुख विषय रहा होगा, तो उनमें भी आप पढ़ते होंगे कि सन है, बहुत सारे सन है, याद नहीं होते, बोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि ये बोरिंग सब्जेक्ट है। पहला पार्ट अपन पढ़ चुके हैं 12वीं क्लास का, तो आप पढ़ लीजिए, चैनल पर दे रखा है। उसी प्रकार भूगोल का केंद्र बिंदु स्थान है, भूगोल का केंद्र बिंदु क्या है, स्थान। भूगोल का केंद्र बिंदु क्या है, स्थान। इतिहास का केंद्र बिंदु क्या था, समय, और ऊपर अपने वनस्पति शास्त्र का पौधा। इसी प्रकार समझा था कि सभी का उनका केंद्र बिंदु स्थान, भूगोल का केंद्र बिंदु क्या रहेगा, स्थान रहेगा, जिसमें कहां व क्यों जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। पृथ्वी पर जो भी मानव निर्मित दृश्य दिखाई देते हैं, दोस्तों अच्छे तरीके से आप पढ़ते जाइए साथ साथ में, पृथ्वी पर जो भी मानव निर्मित दृश्य दिखाई देते हैं, पृथ्वी पर मानव निर्मित जो भी दृश्य दिखाई देते हैं, उन सबका अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। पृथ्वी पर जो भी दृश्य दिखाई देते हैं मानव के द्वारा निर्मित है, उन सबका अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। अतः विषय की प्रकृति में मानवीय क्रियाकलाप केंद्रीय बिंदु है। विषय की प्रकृति में मानवीय क्रियाकलाप क्या है, केंद्रीय बिंदु है। अब मानवीय क्रियाकलापों का विकास कहां, कब, कैसे हुआ आदि प्रश्नों को भौगोलिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना ही मानव भूगोल की प्रकृति को प्रकट करता है। मानव भूगोल विभिन्न प्रदेशों के पारिस्थितिकी समायोजन और क्षेत्र संगठन के अध्ययन पर विशेषता केंद्रित रहता है। मानव भूगोल में यह विश्लेषण किया जाता है कि पृथ्वी के किसी क्षेत्र में रहने वाला मानव समूह अपने जैविक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विकास के लिए वातावरण का उपयोग किस प्रकार करता है। अब मानव भूगोल में किसी क्षेत्र में रहने वाला मानव समूह अपने जैविक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए वातावरण का उपयोग किस प्रकार करता है और वातावरण में क्या क्या बदलाव लाता है। अब वातावरण में क्या क्या बदलाव लाता है, और मानव भूगोल जनसंख्या,
प्रदेशों, संसाधनों की व्यूह रचना करता है। मानव अपने पर्यावरण के अनुसार क्रियाकलापों व रहन सहन में अनुकूलन, रूपांतरण व समायोजन करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव भूगोल क्षेत्र विशेष में समय के साथ साथ मानव व वातावरण के साथ जटिल तथ्यों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन मानव को केंद्रीय भूमिका के रूप में मान करके चलता है। तो ये तो था मानव भूगोल का अपना जो मानव भूगोल की जो प्रकृति उसके बारे में। अब अपन पढ़ेंगे मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। मानव भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? आपको भी पता होगा मानव भूगोल में अध्ययन किसका किया जाता है। मानव भूगोल कभी से पढ़ रहे हैं, प्रकृति के बारे में पढ़ रहे हैं कि ये प्रकृति होती है। अब मानव भूगोल आपके सामने ये पूरी किताब रखी हुई है मानव भूगोल की। ये आपकी किताब कैसी है? मानव भूगोल की है। अब पूरी किताब में आप दोस्तों क्या क्या पढ़ेंगे? मानव भूगोल की किताब है तो मानव भूगोल के बारे में क्या क्या जानकारी है जो कि अपन मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो अपने जो पार्ट है पिछले वीडियो में अपने पढ़ा था, उसमें पाठों के बारे में नाम पढ़े थे, तो कौन कौन से पार्ट हैं उनके बारे में पढ़ा था। मानव भूगोल से संबंधित सारे पार्ट थे। अब देखिए मानव भूगोल में कौन कौन से प्रदेशों, कौन कौन से भाग है जो कि आते हैं, तो उनके बारे में देख लीजिए। मानव भूगोल की जो विषय क्षेत्र है उसके बारे में। तो मानव भूगोल में भिन्न भिन्न प्रदेशों की जनसंख्या, पहला कौन सा है? मानव भूगोल में दोस्तों प्रश्न पूछा जाएगा कि मानव भूगोल के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल के अंतर्गत भिन्न भिन्न प्रदेशों की जनसंख्या, वहां के प्राकृतिक संसाधन, वहां के प्राकृतिक संसाधनों, सांस्कृतिक भूदर्शियों व जीवन की मान्यताओं भी तीसरा भाग हो गया। और उसके बाद में पारस्परिक संबंधों का अध्ययन मानव की उन्नति के उद्देश्य से होता है। हंटिंगटन ने मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को 2 वर्गों में बांटा है। हंटिंगटन कहते हैं जो कि मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। पहला है भौतिक दशाएं और दूसरा है मानवीय अनुक्रिया। ये 2 भागों में ये बांटते हैं। उसके बाद में देखिए मानव भूगोल का विषय क्षेत्र व्यापक है। सारांश में मानव भूगोल के अंतर्गत विषय क्षेत्र के निम्न प्रमुख तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है। अब मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है किस किस का अध्ययन किया जाता है, जो सारांश रूप से सभी विद्वानों के मतों को ध्यान में रखते हुए सभी का जो सारांश लेकर के मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है उनको इतने भागों में बांटा गया है मुख्यतः। तो देखिए जनसंख्या व उसकी क्षमता, प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, सांस्कृतिक वातावरण, कालिक अनुक्रम, समायोजन व प्रादेशिक संगठन, दूसरे प्रदेशों से संबंध। तो इसी प्रकार इन 6 भागों का अध्ययन है जो कि मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। अब देखिए मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं को आरेख 1.1 के माध्यम से दर्शाया गया है। तो विभिन्न पहलू कौन कौन से हैं मानव भूगोल के विभिन्न पहलू? तो इसमें देखिए पहला है जनसंख्या या जनता। जनसंख्या व जनता के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसके बाद में प्राकृतिक वातावरण के बारे में अध्ययन किया जाता है। किसके बारे में? प्राकृतिक के बारे में। पहला हो गया जनसंख्या व जनता के बारे में, प्राकृतिक वातावरण। उसके बाद में प्रदेश के जो प्राकृतिक संसाधन है उसके बारे में, फिर समायोजन व प्रादेशिक संगठन और क्रमिक अनुक्रम, और दूसरा है उसके बाद में अगला है दूसरे प्रदेशों से संबंध। ये मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र है। तो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के मुख्य पहलुओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। अब मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है उनका संक्षिप्त विवरण इसके बारे में भी देख लेंगे अपन। तो देखिए संक्षिप्त विवरण में देखिए मानव भूगोल के अंतर्गत अपन जनसंख्या का अध्ययन करते हैं ना। तो जनसंख्या में देखिए मानव भूगोल जनसंख्या का वितरण प्रारूप, जनसमूह, प्रवास, अधिवास, उसकी प्रजातिगत सामाजिक संरचना का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विवेचन करना। अब ये जनसंख्या का वाला टॉपिक पे अगला पार्ट है, अपना पूरा पार्ट दे रखा है। इसमें अपन पढ़ेंगे मानव भूगोल का स्थानिक वितरण है, जनसमूह है, उनका प्रवास, जनजातियां कौन कौन सी है, आवास, प्रवास, सभी के बारे में विस्तृत जानकारी है वो अगले पार्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, दूसरा पॉइंट आता है प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन। प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन भी किसके अंतर्गत आता है? भूगोल के अंतर्गत आता है। तो देखिए प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न तत्वों का अध्ययन तथा मानव क्रियाकलापों पर इन तथ्यों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इसमें प्राकृतिक संसाधन, भूमि, जल, वन, खनिज का अध्ययन सम्मिलित होता है। अब देखिए सांस्कृतिक वातावरण, पृथ्वी पर जो भी दृश्य मनुष्य की क्रियाओं द्वारा बने हुए दिखाई पड़ते हैं वे सब मानव भूगोल के अध्ययन में शामिल है। सांस्कृतिक तत्व मानव व पर्यावरण के अंतर संबंध को प्रकट करते हैं। अतः सांस्कृतिक तत्वों के अंतर्गत जीव जंतुओं एवं मानव का वातावरण के साथ अनुकूलन, जीविका के साधन, परिवहन, भवन निर्माण सामग्री, अधिवास आदि सम्मिलित है। ये सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत आ गया। उसके बाद में कालिक अनुक्रम के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो देखिए मानव समाज और उसके भौगोलिक संबंध स्थिर नहीं है।
ये सभी संबंध क्रियात्मक हैं और मानव के सांस्कृतिक वातावरण के साथ साथ उत्तरोत्तर अधिक गत्यात्मक वो लोचपूर्ण होते जाते हैं। तो इनके बारे में भी अध्ययन किया जाता है। उसके बाद में समायोजन व प्रादेशिक संगठन। समायोजन व प्रादेशिक संगठन भूगोलविदता को केवल इतना ही नहीं मालूम करना होता है कि पृथ्वी तल पर मानवीय दिशाएं किस प्रकार वितरित हैं, वरन ये भी जानना आवश्यक है कि उनका वितरण उस विशेष ढंग से क्यों है। उपयुक्त विभिन्नताएं या तो प्राकृतिक वातावरण के कारण होती है या मानवीय क्रियाओं के कारण होती है। मनुष्य ने पृथ्वी पर अपनी छाप अपनी क्रियाओं द्वारा कैसे लगाई है का अध्ययन भी मानव भूगोल में किया जाता है। अब संसाधनों का समाज की विभिन्न वर्गों में वितरण, उनका उपयोग तथा संरक्षण भी मानव भूगोल के महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र में आता है। मानव भूगोल के अध्ययन का दूसरा पक्ष भविष्य के परिप्रेक्ष्य में मानव वातावरण तंत्र का अध्ययन करना है। असंतुलित विकास के कारण प्रकृति असंतुलित होती जा रही है। असंतुलित विकास के कारण प्रकृति क्या होती जा रही है? असंतुलित होती जा रही है। आज वातावरण अवनयन व प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है। अतः वातावरण नियोजन भी मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र का अभिन्न अंग हो गया है। तो इसी प्रकार जो 5 पॉइंट है उनके बारे में अपने पढ़ा। उसके बाद में छठा पॉइंट है अन्य प्रदेशों से संबंध। अन्य प्रदेशों से संबंध, अन्य प्रदेशों के संबंध में पृथ्वी पर मानव एकाकी नहीं है। अब देखिए, पृथ्वी पर मानव अकेला नहीं है, उसके पृथ्वी तल पर फैले विभिन्न क्षेत्रों से आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक संबंध भी होते हैं। उसके इन संबंधों का अध्ययन भी मानव भूगोल में होता है। तो इसी प्रकार 6 पॉइंटों के रूप में अपने समझा कि मानव भूगोल के अंतर्गत किस किस का अध्ययन है वो किया जाता है। बड़ा प्रश्न आ सकता है पहले पाठ में से। अब देखिए, मानव भूगोल का विकास जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप हेडिंग लगा लीजिए, मोस्ट लगा लीजिए, ये बड़ा प्रश्न आने लायक है। अब देखिए, पृथ्वी की सतह पर पर्यावरण के साथ अनुकूलन व समायोजन की प्रक्रिया तथा इसका रूपांतरण मानव के अभ्युदय के साथ ही आरंभ हो गया था। यदि हम मानव व वातावरण की पारस्परिक क्रियाओं से मानव भूगोल के प्रारंभ की कल्पना करें तो इसकी जड़ें इतिहास के संदर्भ में अत्यंत गहरी है। अतः मानव भूगोल के विषयों में एक दीर्घकालिक सातत्य पाया जाता है। समय के साथ विषय को स्पष्ट करने वाले उपागमों में परिवर्तन आया है। यह विषय की परिवर्तनशील प्रकृति को दर्शाता है। अध्ययन की दृष्टि से मानव भूगोल के विकास को 3 युगों में विभाजित किया गया है। अध्ययन की दृष्टि से मानव भूगोल के विकास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब पहला है प्राचीन काल। मानव भूगोल का विकास कहां से कहां का, कैसे, किन शाखाओं में किस प्रकार हुआ, उसके बारे में देखिए। तो प्राचीन काल में मानव भूगोल का विकास है वो कैसे हुआ? तो प्राचीन काल में विभिन्न समाजों के बीच में अनुन्वयन क्रिया न्यून थी। एक दूसरे के बारे में ज्ञान सीमित था। प्राचीन काल की बात कर रहे हैं अपन। समाजों के बीच में अनुन्वयन क्रिया है वो न्यून थी, एक दूसरे के बारे में ज्ञान बिल्कुल कम था और तकनीकी विकास का स्तर है जो कि निम्न था तथा चारों तरफ प्राकृतिक वातावरण की छाप थी। भारत, चीन, मिस्र, यूनान व रोम की प्राचीन सभ्यताओं के लोग प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव को मानते थे। वेदों में सूर्य, वायु, अग्नि, जल, वर्षा आदि प्राकृतिक तत्वों को देवता मानकर के पूजा अर्चना वो की जाती थी। यानी कि एक समाज से दूसरे समाज के बीच में या एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता के बीच में दूरी है वो सामाजिक दूरी है वो ज्यादा थी। यानी कि एक दूसरे से संबंध कम थे और ये लोग पूर्ण रूप से किस पर निर्भर थे? प्रकृति पर निर्भर थे। ये लोग पूर्ण रूप से किस पर निर्भर थे? प्रकृति पर निर्भर थे। जैसे कि यहाँ सभ्यता दे रखी है, भारत की सभ्यता जो कि हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता कह सकते हैं, चीन, मिस्र, यूनान और रोम की इन प्राचीन सभ्यताओं को लोग प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव को क्या थे? मानते थे। अब ये सूर्य, वायु, अग्नि, जल, वर्षा आदि प्राकृतिकों को देवता मानकर के इनकी पूजा अर्चना करते थे। यूनानी दार्शनिक थैल्स व एनेक्सीमेंडर ने जलवायु, वनस्पति व मानव समाजों का वर्णन किया। अरस्तु ने वातावरण के प्रभाव की वजह से ठंडे प्रदेशों के मानव को बहादुर परंतु चिंतन में कमजोर बताया, जबकि एशिया के लोगों को सुस्त पर चिंतनशील बताया। इतिहासकार हेरोडोटस ने घुमक्कड़ जातियों को तथा स्थायी कृषक जातियों के जीवन पर वातावरण के प्रभाव का उल्लेख किया। हिकेटियस ने विश्व के बारे में उपलब्ध भौगोलिक ज्ञान को व्यवस्थित रूप में रखने के कारण उन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है। किसे? हिकेटियस। विश्व के बारे में जो भौगोलिक जानकारी है, ज्ञान है, उनको व्यवस्थित तरीके से इन्होंने रखा और इसलिए इनको क्या कहा गया है? भूगोल का जनक कहा गया है। इन्हें भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। स्ट्रेबो व उसके समकालीन रोमन भूगोलवेताओं ने मानव व उसकी प्रकृति के स्तर पर भू पारिस्थितिकी स्वरूपों के प्रभाव को स्पष्ट किया है।
तो इसी प्रकार जो प्राचीन काल में किस प्रकार भूगोल की विकास हुआ था उसके बारे में अपन अध्ययन किया। अब है दूसरा अपना मध्यकाल। आप भी नोटबुक साथ में रखिए और उस पर लिखते जाइए। दोस्तों वीडियो आपने लाइक नहीं किया है और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना और कमेंट जरूर करना वीडियो कैसा लगा, क्योंकि इन्हीं से आपको अगला वीडियो मिलेगा। क्योंकि आप लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा करोगे तो ही अगला वीडियो मैं बनाऊंगा, नहीं तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। क्योंकि इससे हमारी मेहनत भी है, जो कि काफ़ी मेहनत करता हूं और उस पर भी आप वो पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं देते हो, आप मुझे प्रेरित नहीं करते हो, तो मैं आप तक वीडियो उपलब्ध नहीं करवा पाऊंगा। तो आपसे यही निवेदन रहेगा, और तो क्या मांग सकता हूँ, केवल लाइक कमेंट और शेयर ही मांगता हूँ। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। 1000 व्यूज आप इस वीडियो पर दे दोगे तो अगला वीडियो में उपलब्ध करवा दूंगा। इस काल में नौ चालन संबंधी कुशलताओं व अन्वेषणों तथा तकनीकी ज्ञान व दक्षता के कारण देशों तथा लोगों के विषय में मिथक व रहस्य खुलने लगे। अब देखिए मध्यकाल में नौ चालन संबंधी कुशलताओं व अन्वेषणों तथा तकनीकी ज्ञान व दक्षता के कारण अब कुछ ये इस प्रकार की अन्वेषण हुए, तकनीकी ज्ञान का विकास हुआ मानव समाज में, तो फिर देश व लोगों के विषय में मिथक व रहस्य धीरे धीरे क्या होने लगे, खुलने लगे। उपनिवेशीकरण और व्यापारिक रुचियों ने नए क्षेत्रों में खोजे व अन्वेषणों का विश्व ज्ञान कोशी विश्व विवरण है वो प्रकाश में आया। अब देखिए उपनिवेश काल में लोग क्या करने लगे, एक दूसरे जाति या समाज पर क्या करने लगे, अपना आधिपत्य स्थापित करने लगे, व्यापार करने चले गए एक दूसरे के समाज में या पर प्रदेश में। फिर व्यापारिक संबंध या व्यापारिक रुचियों के कारण नवीन खोजों का आविष्कार हुआ। जैसे कि एक समाज से दूसरे समाज या एक प्रदेश से दूसरे समाज प्रदेश में जाने के लिए व्यापारिक रास्तों का आविष्कार हुआ। तो इसी प्रकार ज्ञान कोशीय विवरण प्रकाश में आया। इस काल में अन्वेषण, विवरण व प्रादेशिक विश्लेषण पर विशेष जोर दिया गया, यानी अन्वेषण, विवरण और प्रादेशिक विश्लेषण पर विशेष जोर दिया गया, क्योंकि जो उपनिवेशीकरण हो रहा था, व्यापारियों में रुचि और विश्लेषण पर जोर दिया जा रहा था। प्रादेशिक विश्लेषण में प्रदेश के सभी पक्षों पर विस्तृत वर्णन किया गया था। मत यह था कि सभी प्रदेश पूर्ण इकाई व पृथ्वी के भाग हैं और इस प्रदेशों की समझ पृथ्वी को पूर्ण रूप में समझने की सहायता करेगी। आधुनिक काल, उसके बाद में अगला काल कौन सा आता है, आधुनिक काल। अब इस काल की शुरुआत जर्मन भूगोल वेताओं हमबोल्ट, रिटर, फ्रोबेल, पेसेल और रिचथोफेन ब्रेटजुल ने की। फ्रांस में मानव भूगोल का सबसे अधिक विकास हुआ। रेडजेल, विडाल डी लाब्लास और इसके साथ में ब्रूस, डिमार्टोन, डिमांजियो व फ्रेम्बे ने मानव भूगोल पर कई ग्रंथ लिखे। अमेरिका व ग्रेट ब्रिटेन में भी मानव भूगोल का तेजी से विकास हुआ। अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन में भी मानव भूगोल का तेजी से विकास हुआ और अमेरिका में एलन सैम्पल, अटिंगटन, बोमेन, कार्ल सोबर, ग्राफिथ टेलर व ब्रिटेन में हर्बर्टसन, मैकिंडर और रॉक्सबी तथा फ्लूअर ने मानव भूगोल के विकास में विशेष योगदान दिया। और 20वीं सदी में मानव भूगोल का विकास सभी देशों में धीरे धीरे हो गया। 18वीं सदी से प्रारंभ हुआ था और 20वीं सदी में जो कि मानव भूगोल का विकास है, सभी क्षेत्र में मानव भूगोल का विकास है जो कि हो गया। फ्रेडरिक रेडजेल, जिन्हें आधुनिक मानव भूगोल का संस्थापक कहा जाता है, अंडरलाइन कर लीजिए आप भी, ने मानव समाजों एवं पृथ्वी के धरातल के पारस्परिक संबंधों के संश्लेषणात्मक अध्ययन पर जोर दिया। इस काल के प्रारंभिक दौर में मानव वातावरण संबंधों का नीतिवाद, संभववाद और नव नीतिवाद विचारधाराओं के अनुसार अध्ययन किया गया। अभी है क्या नीतिवाद, संभववाद, नव नीतिवाद, ये उच्च कक्षा में अपन अध्ययन करेंगे। नीतिवाद में प्रकृति व संभववाद में मानव को अधिक प्रभावी माना जाए। अब नीतिवाद में किसको अध्ययन माना गया है, नीतिवाद में प्रकृति को, और संभववाद में मानव को अधिक है वो प्रभावी माना गया है। 21वीं शताब्दी के आरंभ में नव नीतिवाद के अनुसार दोनों पारस्परिक संबंधों में सामंजस्य पर जोर दिया गया। नीतिवाद में तो था किस पर जोर दिया गया था, प्रकृति पर। संभववाद में किस पर दिया गया था, मानव पर। अब नव नीतिवाद में किस पर अध्ययन लिया गया था, इन दोनों पर मिला जुला रूप, मानव और प्रकृति, इन दोनों पर क्या दिया गया था, जोर दिया गया था। ये विचारधारा रुको एवं जाओ के नाम से जानी जाती है। नव नीतिवाद के प्रवर्तक ग्रिफिथ टेलर थे। ग्रिफिथ टेलर नव नीतिवाद के क्या थे, प्रवर्तक थे, ये आप अंडरलाइन कर लीजिए। और ये विचारधारा थी कि रुको व जाओ। 1930 के दशक में मानव भूगोल का विभाजन, 1930 के दशक में मानव भूगोल का विभाजन है कि सांस्कृतिक भूगोल एवं आर्थिक भूगोल के रूप में हुआ। सांस्कृतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल के रूप में, पहला कौन सा, सांस्कृतिक, उसके बाद में दूसरा है आर्थिक भूगोल। सांस्कृतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल 1930 में इसका विभाजन है जो कि किया गया। विशेषीकरण की बढ़ती जो
प्रवर्तिकरण मानव भूगोल के अनेक उपशाखाओं जैसे कि राजनीतिक भूगोल, ये वैश्वीकरण के बारे में, सामाजिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल का उद्भव हुआ। वैश्वीकरण के बढ़ते प्रभाव के कारण अब दोनों विश्व युद्धों के मध्य की अवधि में क्षेत्रीय विभेदन के अध्ययनों पर विशेष ध्यान दिया गया। अब दोनों विश्व युद्ध हुए और उस अवधि में जो क्षेत्रीय विभेदन हुए थे, उन क्षेत्रीय विभेदनों में अध्ययनों पर विशेष ध्यान दिया गया। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के 2 दशकों में मानव भूगोल की विषय वस्तु में स्थानिक संगठन उपागम द्वारा विभिन्न मानवीय क्रियाओं के प्रतिरूपों की पहचान करना रहा था। मात्रात्मक क्रांति से उत्पन्न असंतुष्टि के चलते 1970 के बाद मानव भूगोल में अनेक दार्शनिक विचारधाराओं का प्रभुत्व हो रहा। मानव कल्याण परक विचारधारा का संबंध लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास जैसे पक्ष शामिल है। अब देखिए, मानव कल्याण परक विचारधारा जो होती है, इन विचारधारा में लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्ष जो कि शामिल होते हैं, जिसमें सामाजिक पक्ष से संबंधित स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास जो कि मूलभूत जरूरतों में माना गया है इन्हें, तो इनका विकास है जो कि बहुत जरूरी है और इन्हें सामाजिक कल्याण में शामिल किया गया है। क्रांतिकारी विचारधारा ने निर्धनता के कारण, बंधन और सामाजिक असमानता के कारण मार्क्स के सिद्धांत का अनुसरण किया है। समकालीन सामाजिक समस्याओं का संबंध पूंजीवाद के विकास को माना है। समकालीन जो सामाजिक समस्याओं का जो संबंध था वो किससे माना है लोग? पूंजीवादी। यानी पूंजीवादी में क्या होता है दोस्तों? पैसों पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है और कोई भी औद्योगिक इकाई स्थापित होती थी या फिर जो कोई भी उद्योग होता था तो उसमें निजीवादी है जो ज्यादा होती थी। और व्यक्ति किसी पूंजीवादी में किसी कंपनी का घाटा नुकसान है वो किसका होता था? निजी स्वयं व्यक्ति का होता था, पर्सनल होता था। तो इसमें पैसों के बदले कार्य किया जाता था। लेकिन समाजवादी में क्या होता था? किसी भी उद्योग या फिर जो भी स्थापित होते थे उद्योग वगैरह, तो उनकी स्थापना किसके लिए होती थी? समाज कल्याण के लिए होती थी। समाज में उनका नफा नुकसान या फिर जो वितरण होता था वो किसके लिए होता था? समाज के लिए होता था। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि समकालीन सामाजिक समस्याओं का संबंध किससे मान रहे थे? ये पूंजीवाद को, यानी जो निजीकरण हुआ था उसके संबंध में। अब आचरण परक विचारधारा के अनुसार मनुष्य आर्थिक क्रिया करते समय हमेशा आर्थिक लाभ पर विचार नहीं करता है, बल्कि उसके अधिकांश निर्णय यथार्थ, पर्यावरण की अपेक्षा, मानसिक मानचित्र, आचरण पर्यावरण पर आधारित होते हैं। विचारों में बदलाव आंशिक रूप से विश्लेषण के मानदंडों में परिवर्तन के कारण आते हैं। 21वीं सदी में मानव भूगोल में सामान्य निकाय सिद्धांत तथा मानवीय दशाओं की व्याख्या करने वाले वैश्विक सिद्धांतों की उपयोगिता पर प्रश्न उठने लगे। अब अपने आप में प्रत्येक स्थानीय संदर्भ की समझ के महत्व पर जोर दिया जा रहा है। इस प्रकार मानव भूगोल निरंतर विकास के साथ गतिशील भी रहा है। समय के साथ इसका महत्व, अध्ययन क्षेत्र की व्यापकता और अन्य विषयों के साथ संबंध बढ़ रहे। आज भूगोल की महत्वपूर्ण इन शाखा का अध्ययन संपूर्ण विश्व में किया जा रहा। तो इसी प्रकार अपन ने इस पहले अध्याय में अध्ययन किया मानव भूगोल की परिभाषा, प्रकृति और विषय क्षेत्र, और इसके साथ साथ में मानव भूगोल का विकास है जो कि किन किन चरणों में कब कैसे हुआ उसके बारे में विस्तृत अध्ययन किया। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ दे रखे हैं, इन बिंदुओं के बारे में भी अपन अध्ययन कर चुके हैं। भूगोल क्षेत्र वर्णन विज्ञान है जिसमें क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। और भूगोल की 2 मुख्य शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल। मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में मानव समूह के प्राकृतिक व सांस्कृतिक वातावरण की शक्तियों का, प्रभावों का, प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक संबंधों और स्थानिक संगठनों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल चौथा है। मानव भूगोल क्षेत्र विशेष में समय के साथ मानव वातावरण के सभी जटिल तथ्यों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन मानव को केंद्रीय भूमिका में मान करके करता है। उसके बाद में 5वां है, हस्टिंगटन ने मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को 2 भागों में विभाजित किया, भौतिक दशाएं और मानवीय अनुक्रिया में, इन दोनों में इन्होंने बांटा। छठा है, समय के साथ मानव भूगोल विषय को स्पष्ट करने वाले उपागमों में परिवर्तन आया। और 7वां है, मानव भूगोल के विकास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 युगों में बांटा गया है। 3 युग, उसके बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया। तो इसी प्रकार अपना जो पहला अध्याय है जो कि कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद में अपन अगले अध्याय का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना, क्योंकि 1000 व्यूज आप उपलब्ध कर पाओगे तो ही मैं अगला वीडियो आपके लिए लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो मिलते हैं।